सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। भारत नेपाल सीमा पर तनाव की स्थिति है। पूर्वी चंपारण में नेपाल ने आपत्ति जताते हुए बांध के पुनर्निर्माण काम को रुकवा दिया है। वहीं सीमा से सटे नेपाली गांव के ग्रामीणों ने नेपाल प्रहरी के सामने एसएसबी जवानों से बदसलूकी भी की। भारतीय सीमा क्षेत्र पर हक जता रहा नेपाल। बांध निर्माण कार्य को नेपाल ने रुकवाया। नेपाली नागरिकों की एसएसबी जवानों से बदसलूकी। हर कुछ जो है ना इसमें खराबी कर रहा है नेपाल। बॉर्डर को रोक दे रहा है, नहीं बांधने देंगे, बांध को नहीं बांधने देंगे, टूटे चाहे कुछ हो, को लाठी फराठा सब लेके मार करने आता है। अब मारा भी है, एसएसबी को मारा भी है, घींच कर वहाँ। पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ललबकेया नदी पर बनाए जा रहे बांध के पुनर्निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। नेपाल बांध के निर्माण स्थल को अपनी जमीन बताकर जबरन विवाद पैदा कर रहा है। इससे पहले भी नेपाल इस बांध के पुनर्निर्माण में अड़ंगा लगाता रहा है, लेकिन पहले नेपाल और भारत के अधिकारी मिल बैठकर मामला सुलझा लेते थे। लेकिन इस बार मामला सुलझाने के बजाय नेपाल सशस्त्र सीमा प्रहरी ने मामले को उलझाने में अहम भूमिका निभाई। मुझे ये लग रहा है कि नेपाल के ऊपर किसी न किसी का सह है, जिसके सह की बुनियाद पर ये इस तरह छेड़छाड़ कर रहा है भारत के साथ। अब किसका सह है ये तो जो ना खुलासा नहीं बोला जा सकता, लेकिन लोगों ने ये गुमान किया है कि चाइना वालों का सह है, जिसकी बुनियाद पर जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विवाद भारत नेपाल की सीमा को दर्शाने वाली पिलर संख्या 345/5 और 345/7 के बीच 500 मीटर की जमीन को लेकर है। नेपाल की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन ने काम रुकवाने के साथ ही गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और नेपाल में भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर स्थिति की जानकारी दी है। तटबंध के निर्माण पर लगी रोक से पूर्वी चंपारण के बलुआ गुआवारी पंचायत के ग्रामीण बाढ़ की विभीषिका से डरे सहमे हैं। इसे लेकर यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। बाढ़ से बहुत क्षति यहाँ होता है। यहाँ बांध टूटने पर कितने घर दह जाते हैं, कितने माल दह जाते हैं और यहाँ फसल बर्बाद हो जाते हैं। और अभी जो है इस बांध पर काम चल रहा था, इसमें नेपाल के प्रहरी, यहाँ के सीडीओ और जनता लोग एकजुट होकर के इस काम को रोका है। दोनों देशों के उच्च अधिकारियों को बैठकर मामले का समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि बाढ़ की विभीषिका से पहले तटबंध का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो सके। साथ ही नेपाल के साथ जो बेटी रोटी का संबंध है, उसे बिगाड़ने के पीछे जो ताकत काम कर रही है, उसे भी करारा जवाब मिले। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए, मुकेश सिन्हा हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मुकेश, हम ये मान लें कि स्थिति काफी गंभीर है वहां, क्योंकि अब जो मामला है अधिकारियों के हाथ से निकल गया है। ऐसा क्या हुआ है मुकेश वहां? जी, ये सब घटना आज की नहीं है। यह सब घटना बहुत पुरानी है, जहाँ जो 29 मई को यह घटना हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अभी तक हवा दे रखा है और उसको बार बार उछाला जा रहा है, जिसके वजह से अब सुर्खियों में आया है मामला। 29 मई को जब नेपाल के नागरिकों ने भारतीय एसएसबी पर के जवानों पर हमला किया था और वहाँ उसे पकड़ करके ले बांधा गया था, और उसके बाद बांध के निर्माण को रोकने की बात की थी। बांध का निर्माण रुका पड़ा हुआ है, 1 महीने पहले से ही रुका पड़ा हुआ है। और इधर डीएम ने इस मामले में पत्र भेजा है गृह मंत्रालय को, और नेपाल में भारतीय दूतावास है उसे पत्र भेजा है कि ऐसा ऐसा मामला है और वहाँ पर तनाव की स्थिति है, बांध के निर्माण को रोका गया है। क्या इसके बाद कोई कार्रवाई हुई मुकेश? क्योंकि बातचीत होनी चाहिए थी, समाधान निकालना चाहिए था इस समस्या का। जी, यह समाधान अब तक नहीं निकला, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के बाद से अभी तक वहाँ स्थिति सामान्य है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होने के कारण कोई बातचीत नहीं हो सकी है। और वहाँ पर अभी भी दोनों गांवों की तरफ से तनाव का माहौल बना हुआ है। दोनों गांव के एक दूसरे तरफ से लोग जा नहीं रहे हैं।
लोग अब जो बेटी रोटी के जो भारत और नेपाल में जो खासकर उस एरिया में हर एक परिवार का संबंध जो है वह किसी भी धर्म समुदाय या किसी भी जाति का रहने वाला हो, लेकिन उनका इस बार उस बार दोनों तरफ इनका संबंध है। बिल्कुल, और शायद बेटी रोटी के रिश्ते पर भी इसका असर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मुकेश। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकता कानून में संशोधन किया है और संशोधन के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। नेपाल सरकार ने फैसला लिया कि अब अगर कोई नेपाली लड़का भारतीय लड़की से शादी करता है तो भारतीय लड़की को शादी के 7 साल तक नेपाल की नागरिकता लेने के लिए इंतजार करना होगा। नेपाल सरकार के इस फैसले के बाद पूरे तराई क्षेत्र में जगह जगह नेपाली सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोग कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए बेटा के हवलदार सुनील कुमार के परिजनों से रविवार की देर शाम डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मुलाकात की। तारानगर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बीजेपी के स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने पहले तो शहीद सुनील कुमार की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शहीद के बच्चों की बेहतर पढ़ाई करवाने का जिम्मा लिया। सुशील मोदी ने परिजनों से बातचीत करते हुए कहा कि सुनील कुमार की शहादत बेकार नहीं जाएगी। देश को उन पर गर्व है। केंद्र के साथ राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। इस मौके पर शहीद की पत्नी ने अपनी मांगों का एक पत्र डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को देते हुए कहा कि देश के लिए उनके पति ने जो बलिदान दिया है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने शहीद पति की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग भी की। मंत्री के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, ऊंची बातें कही जा रही है, बहुत ही शर्मनाक है। और यह केवल पीएम का अपमान नहीं है बल्कि देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। और मुझे याद है कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, कारगिल का जब युद्ध हुआ, उस ऑल पार्टी मीटिंग का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। और इस बार भी ऑल पार्टी मीटिंग में सारा विपक्ष एकजुट होकर पीएम के पीछे खड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस के लोग सवाल कर रहे हैं। ये सवाल करने का समय नहीं है, ये एकजुटता दिखाने का समय है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व एमएलसी भोला राय ने एमएलसी पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश की। हाजीपुर के अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक के बाद भोला राय ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने पार्टी को जो मजबूती दी है उसके एवज में उन्हें पार्टी को एमएलसी बनाना चाहिए। भोला राय ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बाबू के लिए हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग भोला बाबू का निर्देश पर चलना चाहते हैं। अगर हमारा भोला बाबू का किसी भी, ऐसा नहीं किसी परिवार से, चाहे वह सुरेश बाबू हो चाहे भोला बाबू, उनके परिवार से अगर आज के डेट में यहाँ वैशाली जिला से और राघोपुर खास करके और अगर एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो किसके लिए हम लोग यहाँ काम करेंगे? हम लोग तो भोला बाबू के नेतृत्व में लगातार झंडा ढोए। कि राजद में एमएलसी का जो निर्णय हो रहा है उसमें आपका नाम है कि नहीं? नेतृत्व वर्ग जो निर्णय लेता है तो जानकारी दूसरे को नहीं मिलता है, कैंडिडेट को मिलता है जिसको उम्मीदवार बनाया जाता है, और उसको 2 दिन 4 दिन पहले जानकारी दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत सा कागजात उसमें देना पड़ता है। तो अभी तक हमको कोई सूचना इसमें। गलवान घाटी में दुश्मनों से लोहा लेते हुए वैशाली के लाल नितेश कुमार बुरी तरह घायल हो गए। ऐसे में हाजीपुर में रह रहा उनका परिवार उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। जिस दिन सरहद पर भारत चीन भिड़ंत हुई, उसी दिन इस मासूम का पहला बर्थडे था। दिन भर इंतजार के बाद भी जब बॉर्डर पर तैनात पिता नितेश कुमार का फोन नहीं आया तो सभी परेशान हो उठे। आखिरकार 2 दिन की बेचैनी के बाद फोन पर उनकी आवाज सुनी तो कुछ राहत मिली। वो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाते हुए घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती है। मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व है कि वे चीनी सेना को मार के घायल हुए। पापा से एक्सपेक्टेशन है कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे और फिर जाएंगे और सबको युद्ध करके हरा देंगे। मुझे अपने पति पर गर्व है, जो की है बहुत अच्छा की है। आगे भी देश की सेवा में लगे रहेंगे, जितना हो सके वो करती रहेंगी।
अभी ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर जाके फिर जो होगा वो करेंगे आगे। बेटा मार के तक घायल मुँह तोड़ जवाब दे के तब बेटा घायल भेलक। घायल जवान के पिता राम नरेश सिंह भी फौजी रहे हैं। उनका बेटा दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए घायल हुआ है। उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। मुझे बच्चे पर पूरा गर्व है और सरकार की जो भी योजना है वो ठीक है और जो काम करा वो भी बहुत अच्छा। मातृभूमि की रक्षा के लिए मेरा भाई अंतिम दम तक लड़ते लड़ते घायल हुआ है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई मन में मलाल नहीं है। लद्दाख के गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश सदमे में है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जवानों ने बहादुरी दिखाई उस पर देशवासियों को फक्र भी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी के नेता अब घर घर घूमने लगे हैं। दरअसल बीजेपी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसमें पीएम मोदी की एक चिट्ठी को लोगों तक पहुंचाना है। इस चिट्ठी में पीएम के केंद्र सरकार के बड़े बड़े फैसले के साथ जो लिया गया है फैसले उनको जनता के बीच पहुंचाना है। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनको जनता के बीच उनका जिक्र करना है। पार्टी है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम निश्चित हुआ है जिसके तहत उस पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है, घरों तक पहुंचाना है कि लोग जान सकें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया है। प्रधानमंत्री जी का जो पत्रक आया है, इस पत्रक के माध्यम से मुझे घर घर जा करके 6 साल के अंदर में भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी आज विकास का काम हुआ है वो सारा विकास को काम को जनता के बीच घर घर पहुंचाना। घर हम लोग संपर्क अभियान कर रहे हैं। हम अपने केंद्र के सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हमने आपको पिछले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, जो हम लोग विशेष रूप से अपनी उपलब्धियों के पर प्रकाश डाला था। तो हम लोग का जो उपलब्धि है उसको जनता को अवगत करा रहे हैं। चुनावी साल में बिहार की सियासत की पटकथा बयानों के जरिए तय किए जा रहे हैं। मांझी अल्टीमेटम दे रहे हैं तो सहयोगी उसे खारिज कर रहे हैं। देखिए 24 घंटे के अंदर कैसे मांझी अपने ही बयानों से मझधार में फंस गए हैं। मांझी की सियासी नैया मझधार में फंस गई है। शनिवार को जिन राजनीतिक दलों के भरोसे महागठबंधन में एक नया गठबंधन बनाने का दावा कर रहे थे, वो रविवार आते आते हवा हो गई और मांझी का प्लान भी 24 घंटे के अंदर ही धराशायी हो गया। सबसे पहले मांझी का 20 जून का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो नया गठबंधन बनाने की बात कह रहे थे। हमारे सभी लोग एक साथ होकर के बात सोचेंगे तो दूसरा महागठबंधन भी बन सकता है। 4 एक साथ है तो 4 का गठबंधन तो है ही है। उसमें हम एडिशनली कर रहे हैं कि सीपीआई भी साथ हैं, तो गठबंधन ऑलरेडी है ही है। अब इस बयान पर सहयोगियों ने मांझी को किस तरह जवाब दिया है वो भी देख लीजिए। तीसरा मोर्चा बनाना या आरजेडी को छोड़कर विकल्प बनाना ये हम लोग उचित नहीं समझते हैं। इससे तो फिर सीधा एनडीए को फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई हम लोग रणनीति नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज भी चाहेगी कि पुराने महागठबंधन के मजबूती के लिए और जितने साथी आते हैं उन सबका स्वागत है, लेकिन महागठबंधन जो 2014 में बना था वो आज बरकरार है और उसको और व्यापक आगे विधानसभा में किया जाएगा, लेकिन उसको तोड़ा नहीं जा सकता। महागठबंधन से अलग मांझी ने एक और दल पर भी भरोसा किया। उन्होंने भी कह दिया बिना आरजेडी महागठबंधन कैसा। मतलब साफ है कि आरजेडी महागठबंधन में है तभी सीपीआई भी साथ है। आज की राजनीति में थर्ड फ्रंट का कोई इस तरह का महत्व दिखाई नहीं पड़ता है। सीधा टकराव होगा भारतीय जनता पार्टी और जदयू और फिर जो गठबंधन होगा। मांझी को सहयोगियों के इनकार के बाद आरजेडी ने एक बार फिर दम भरा। आरजेडी का साफ कहना है कि हम हैं तो सब कुछ है, वरना जीत की बात करना बेमानी होगी। अब जब ये तेजस्वी एक्सप्रेस खुल गया है, अब जो चढ़ेंगे उनका बेड़ा पार होगा, जो छूटेंगे वो पछताएंगे। ये सच है कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और चुनाव में आरजेडी के रुख पर ही महागठबंधन की किस्मत तय होगी। ऐसे में इंतजार 26 जून का ही सबको है, जब मांझी अपनी सियासी नाव का रुख तय करेंगे।
पटना से संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि बच्चों के अभिभावकों, स्कूल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बातचीत के बाद जुलाई के अंत तक स्कूल खोल दिए जाएंगे। कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि स्कूल सबकी सहमति मिलने के बाद ही खोले जाएंगे। गार्जियन से, जनप्रतिनिधि से, टीचर से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से राय जानने की कोशिश की है कि स्कूल को खोला जाए कि नहीं। तो ये ओपिनियन हम लोग को मिल रहा है और उसके बाद इस पर हम लोगों की सहमति बनी। तो समझते हैं कि जुलाई के आखिर तक हो सकता है और पहले भी अगर सहमति बन गई तो। नवादा के गोसाई बिघा में लोगों के लिए लाइफलाइन बनी जुगाड़ की नाव हादसों को न्योता दे रही है। नदी में पानी अगर बढ़ा तो ये जुगाड़ की नाव जानलेवा भी बन सकती है। जुगाड़ की नाव या मौत को न्योता, सुविधा या हादसे को निमंत्रण, लाइफलाइन बन सकती है मौत की लाइन। यह जुगाड़ की नाव है जो नवादा के गोसाई बिघा के लाखों लोगों के लिए बरसात के मौसम में लाइफलाइन बनी है। लेकिन ये लाइफलाइन कभी भी लाइफ को खतरे में डाल सकती है। नदी के दोनों ओर हजारों लोग रहते हैं और सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में लोग इस जुगाड़ नाव का सहारा लेकर इस पार से उस पार आते जाते हैं। इंसान तो इंसान, लोग अपनी गाड़ियों को भी इसमें लाद कर लाते ले जाते हैं। होता है तो 15 किलोमीटर दूर घूरकर 20 किलोमीटर दूर घूरना पड़ता है और घूरकर बहुत परेशानी के साथ सामना करना पड़ रहा है। अभी कैसे आवागमन करते हैं? अभी तो फिलहाल जो है एक नाव बना हुआ है, नाव पर लोग 50 रुपये लेता है। यहाँ जो है से लाखों की संख्या में हम लोग जो है बहुत दुखी हैं। यह पार वाला भी, वो पार वाला भी। देखिए कि गरीब आदमी हम लोग जो है नाव चला करके किसी ढंग से गुजारा। हालांकि नवादा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों की समस्या को देखते हुए पुल की सौगात भी दी, लेकिन पुल तय समय के बाद भी अब तक नहीं बन पाया। अभी तो नदी में पानी कम है, लेकिन बरसात के मौसम में अचानक अगर नदी में पानी भर आया तो ये जुगाड़ की नाव कईयों की जान भी ले सकती है। दिक्कत हो रही कि पानी आ जाने के कारण कोई पैदल जा रहा है, कोई नाव का सहारा ले रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसमें घटना हो जाने का भी संभावना है। कभी आदमी को डूब भी जाता है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग जितना जल्दी हो सके पुल बन जाए। अगर तय समय पर यह पुल बन जाता तो मौत रूपी इस जुगाड़ के नाव पर सवार होकर लोग अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर नहीं होते। जुगाड़ नाव के सहारे लोग एक ओर से दूसरे ओर कर रहे हैं और यही कारण है कि नदी के दोनों तरफ लाखों की आबादी में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की यह मांग है यह नदी पर पुल जल्द से जल्द बने ताकि लोगों का जीवन सामान्य हो सके। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर में स्कॉर्पियो की सराय टावर से टक्कर हो गई है। अनियंत्रित होकर सराय टावर से टकराई है गाड़ी। टक्कर से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं स्कॉर्पियो के ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है और स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। तो देखिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सराय टावर से एक स्कॉर्पियो टकराई है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर ये टावर से टकराई है और जो ड्राइवर है स्कॉर्पियो का उसकी हालत नाजुक है। गाड़ी से शराब भी जब्त की गई। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, गाड़ी में शराब जब्त है, इसकी जानकारी मिल रही है, कैसे टकराई है सराय टावर से? वस्तुतः यह पूरा मामला प्रतिबंधित शराब के अवैध कारोबार का है और इस टक्कर ने एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से शहरी इलाके से ग्रामीण इलाकों की तरफ जो शराब की गाड़ियां हैं वो जाती हैं और ये धंधेबाज इतने ढीठ हो गए हैं कि मिठनपुरा थाना और जेल गेट के ठीक सामने से गाड़ियां ले जाते हैं। ये जो पक्की सराय का चौक है जहां सुबह सुबह ऑटोमोबाइल की गाड़ी खड़ी थी, 2 गाड़ियां जा रही थी, एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप, और पुलिस वालों ने संदिग्ध होने की वजह से हाथ दिया तो पिकअप तो गाड़ी भाग चली, लेकिन स्कॉर्पियो का ड्राइवर अनियंत्रित होकर पक्की सराय पर जो टावर है उसमें बुरी तरीके से उसने सुधीर जानकारी मिल पाई कौन था तस्कर, कौन तस्करी कर रहा था, गाड़ी किसकी है?
फिलहाल तो अर्श मोबाइल पे इसकी कोई जानकारी नहीं लग पाई है और जो ड्राइवर है उसकी हालत बहुत नाजुक है। शराब को जब्त किया जा रहा है, गाड़ी को भी जब्त किया जा रहा है और तस्कर की पहचान हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरपुर से खबर आई जहां स्कॉर्पियो की सराय टावर से टक्कर हो गई है। हालांकि इस टक्कर में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर की हालत नाजुक है और गाड़ी से सबसे बड़ी बात कि शराब की बड़ी खेप भी जब्त की गई है। दानापुर के दियारा इलाके के बाशिंदे एक बार फिर गंगा के कटाव से डरे हुए हैं। हालत इतनी बुरी है कि पुरानी पानापुर का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। जो पानी का दबाव है, आप ये जो गंगा नदी है उसका दबाव इस तरफ आ गया है और ये कटाव जब पानी बढ़ेगा तो कटाव इस ओर होगा और ये जब कटाव होगा तो उसके बाद पुरानी पानापुर के लोगों का जो घर है वो उजड़ने का जो है डर है। दिलीप चक और बिंदे टोली समेत 8 गांवों का नामो निशान मिटाने के बाद गंगा की विकराल धारा पुरानी पानापुर का अस्तित्व मिटाने को बेकरार नजर आ रही है। यहाँ के बाशिंदे हर दिन तट पर आते हैं, गंगा मैया से शांत होने की विनती करते हैं, लेकिन गंगा में उफान घटने का नाम नहीं ले रहा। फोर्स के तब हम लोग छोड़े उनका, अब वही हाल अभी भी हो रहा है। देखिए सब नकली बोरा है, जितना जो बेड बार में उसमें लगा है सब नकली हुए बोरा है। हालांकि गंगा के तट पर बसे गांवों को बचाने के लिए रेत के बोरे जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतने घटिया किस्म के कि वो शायद ही गंगा का उफान झेल पाए। समस्या है कि बनाई से कोई फायदा नहीं है। गांव के लोग के तो डर है कि 84 जैसा फंसेगा। बहरहाल एक तरफ गंगा में उफान तेज होता जा रहा है तो दूसरी ओर बचाव कार्य में लूट खसोट मची है। ऐसे में इस लापरवाही का खामियाजा कहीं पुरानी पानापुर के बाशिंदों को ना भुगतना पड़ जाए। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। और इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।